अगर किसी बच्चे ने मेंस में सर्वोच्च नंबर हासिल कर लिए हैं तो उसको सिलेक्शन से या जो प्रॉपर डीसी के लिए जो लोग ट्राई करते हैं उससे कोई रोक नहीं सकता, है ना। आपके सामने बिल्कुल नज़ीर अमित जी हैं ही अपने आप में। मैं कुछ काल्पनिक प्रश्नों के माध्यम सर जैसे कि हम स्कूल में थे और हम देखते हैं कि कोई अगर हमसे कहता था सेल्फ स्टडी कर लो, तो जब तक डंडे नहीं पड़ते थे अपने से कोई नहीं पढ़ता था। तो वही हाल आज भी है। कितना भी मुसीबत आए, कोई ना कोई पीछे से लगा होना चाहिए। होना चाहिए टीचर आपकी मेरे जीवन साथ मेरी खुशकिस्मती है, भैया थे, भैया ने गाइडेंस किया और उससे मेरे को पाथ पता चल गया कि मुझे यहाँ के साथ जुड़ा था 2017 से। हम साथ में, अब देख रहा हूँ कि सर का रीच भी बड़ा हो गया है। लोग पसंद करते हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने टेस्ट सेंटर बनाए हुए थे 35 डिस्ट्रिक्ट के हाँ। आसपास सर। तो बढ़िया है। जी। जैसे कि मैं सर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सर के कार्यक्रम देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कराते हैं मेंस के। आजकल तो लेक्चर्स भी आने लगे हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जब कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, इन कोचिंग्स की फीस 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार होती थी। मतलब कोई आम बच्चा सोच नहीं सकता है कि वहाँ पे हम एडमिशन लें। अचानक से ऐसी चीज आती है बीच में हमारे, अरे 10 रुपए के पेपर मिल रहे हैं। 1200 रुपए में पूरा प्रीवियस इंटर हो रहा है। तो ऐसी चीजें बहुत ही क्रांतिकारी प्रतीत होती हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ, बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सर। शुभकामनाएं हैं। चलिए बहुत तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैंने फिर बाद में डिटेल में देखा तो उसमें 1200 रुपए में सर कोर्स करा रहे हैं पूरे का पूरा। मैं तो आश्चर्य हो रहा था कि इतने में तो प्री की टेस्ट सीरीज भी नहीं होती। तो ना, इतना किफायती प्रोग्राम है। इस तरह के कई सारे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी आप लोगों की चल रही होगी। और जैसे हम लोग एक इंटरव्यू सेशन, लाइव सेशन हम लोग के चल रहे थे, लगातार आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें विभिन्न अलग अलग पृष्ठभूमि के टॉपर्स हमारे साथ आ रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 2019 के जो हिंदी मीडियम के टॉपर हैं, और खासतौर से मेंस के भी टॉपर हैं और हिंदी मीडियम ओवरऑल भी टॉपर हैं, हमारे साथ आज हैं अमित जी हैं, जिन्होंने 2019 में, अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, कुछ दिन पहले आया है, तो उसमें उन्होंने 11th रैंक, ओवरऑल रैंक 11th है। लेकिन अगर आप मेंस में मार्क्स देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट मेंस के मार्क्स है, और हिंदी मीडियम में आप टॉपर हैं। तो इसके अलावा कुछ एक विशेष उपलब्धियां और भी हैं, क्योंकि जैसे आप, हम लोग जब सेशन करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक मल्टीपल पर्सनालिटी वाले लोग आते हैं जो विभिन्न एग्जाम्स एक साथ निकालते हैं। तो उनके अनुभव आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी एक साथ करते हैं। तो उसमें अमित जी का अनुभव निश्चित तौर पे आपके काम आएगा। तो मैं और कुछ बता देता हूँ, एमपीपीएससी 19 और 20 जो दोनों रिजल्ट आए हुए हैं पिछले साल में, तो उन दोनों में उनका सिलेक्शन था। इसके अलावा आईसीआर का जो ग्रेड 1 का असिस्टेंट ऑफिसर का एक एग्जाम होता है, वो भी उन्होंने निकाला था, वो भी ग्रेड 1 का पोस्ट है। इसके अलावा यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम भी उन्होंने क्लियर किया। व्यापम का जो इंजीनियर का एग्जाम होता है वो भी उन्होंने क्लियर किया था। एसएससी में अभी वो जो इंजीनियर का पद है वहां पर वो पदस्थ भी हैं। तो इतनी सारी उपलब्धियां एक साथ लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। तो पहले तो अमित जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके अब हालांकि उज्जवल भविष्य, इससे अच्छा क्या हो सकता है, लेकिन शुभकामनाओं के साथ आप आगे भी अपने जॉब में कुछ ऐसा करें जैसा आपने अभी माइलस्टोन कायम किया है। तो हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप सेशन यहाँ शुरुआत करें। कुछ हमारे श्रोता हैं, जो कुछ दर्शक हैं, उनको आप बताइए अपने बारे में कुछ इंट्रो। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इंट्रोडक्शन देने के लिए। फिलहाल मेरा सिलेक्शन एमपीपीएससी 2019 में रैंक 11 के साथ हुआ है, और मैं पिछले 6 वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी कर रहा हूँ। मैंने साथ में ही तैयारी की है, और एमपीपीएससी 2019 मेरा पहला अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में ही मुझे सफलता मिल पाई, और निश्चित रूप से मैं इसे ज्वाइन करूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं जॉब के साथ, किस तरह से बच्चे तैयारी कर सकते हैं, या कुछ बच्चे अगर अभाव के साथ में हैं तो किस तरह से आगे बढ़ें। कई सारी कमियाँ होती हैं, कई सारी परेशानियाँ होती हैं, उनको साथ में लेकर के हमको चलना है। तो ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए, अब चूंकि जो उनका सबसे हाईलाइट, जो उनका मार्क्स का जो है, आप क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एमपीपीएससी जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं एमपी में, एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि मेंस में एक नंबर कैसे लाएं। और चूंकि उन्होंने पूरी फुल प्लानिंग के साथ तैयारी करके पहले ही अटेम्प्ट में सेकंड हाईएस्ट मार्क्स उनके आए हैं, तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तैयारी हर कोई करता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या विशेष किया है। तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि शरद सर भी काफी लंबे समय से मेंटरशिप में हमारे साथ में हैं, और क्योंकि वो एक अधिकारी भी हैं, तो मुझे लगता है कि एक बेहतर
जो क्वेश्चन वो कर सकते हैं। तो अमित जी के साथ में मेंस से रिलेटेड जो पार्ट होगा सरस सर डिस्कस करेंगे, और मैं आगे जाके उसमें जो भी सामाजिक या एनजीओ पृष्ठभूमि से जुड़े प्रश्न है वो मैं कंटिन्यू करूंगा। सर थैंक यू सर। एक बार फिर से अमित जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम इस सेशन को जब शुरू कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जॉब के साथ में तैयारी करने वाले जो लोग हैं, ये एक बहुत बहुत कठिन पक्ष है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने जॉब का एक बड़ा हिस्सा किसी विभाग में किसी जिस भी चीज़ का वो इंचार्ज होता है वहाँ पे देता है, और उसके बाद फिर पीएससी जैसा या सिविल सर्विसेज जैसा एक बड़ा वृहद क्षेत्र, उसको समय कैसे दे पा रहे हैं, और ना केवल समय देना बल्कि उसमें एक सही तरीके की और सर्वोच्च जो सफलता है उसको हासिल करना, ये एक बड़ी बात है। उनसे इसकी रणनीति पर चर्चा करते हैं, वो आप सभी के लिए मार्गदर्शक साबित हों, हम इस चीज़ के लिए एक बार उनसे बात करेंगे। अमित जी। सर और सभी दोस्त, जैसे कि मैं पिछले 6 वर्षों से जॉब कर रहा हूँ और साथ में तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने ये चीज़ पाई है कि जब आप किसी जॉब के साथ तैयारी करते हैं, तो आपको ऑफ़िस के साथ में अपना स्टडी भी बैलेंस करनी है। आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़, आपकी पर्सनल लाइफ़, साथ ही साथ स्टडी, ये सब चीज़ें बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक रणनीति की आवश्यकता होती है। आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम है, कब नोटिफ़िकेशन आ रहा है, उसका एग्ज़ाम प्री कब है, मेंस कब है, इंटर कब है, इन सब चीज़ों की एक रणनीति होती है। तो आपको एक प्रॉपर पैटर्न में, टाइम शेड्यूल में बना कर के तैयारी करनी है। ऑफ़िस आम तौर पे आपको प्रॉपर अटेंड करना होता है, क्योंकि वहाँ भी आपको चीज़ें परफ़ॉर्म करनी है। तो ऑफ़िस के बाद जितना भी वक़्त मिलता है, आम तौर पे 5 से 6 बजे के आस-पास सभी ऑफ़िस क्लोज़ होते हैं। तो उसके पश्चात आप थोड़ा बहुत अपना पर्सनल एक्टिविटीज़ करके, बैडमिंटन या कुछ भी प्लेइंग करके फ़िटनेस के लिए, और बाद में आप 5-6 घंटे दे सकते हैं। मैंने लगातार यही किया पिछले कई सालों में। और कभी मैंने सुबह उठने की स्ट्रेटजी बनाई, कभी मैं शाम को या लेट नाइट स्टडी करने की स्ट्रेटजी बनाई। जैसा ही आपका उपयुक्त हो समय, जिस प्रकार से आपको टाइम मिलता है, वैसे करना चाहिए। साथ ही साथ आपको केवल एक ही एग्ज़ाम पे रिलाई करना आवश्यक नहीं है। आप एक एग्ज़ाम के साथ कई और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, जो कि एक जैसे फ़ील्ड के हों। मान लीजिए किसी का मेंस का पैटर्न एमपीपीएससी के मेंस से मैच करता है, या प्रीलिम्स मैच करता है किसी और एग्ज़ाम से। कुछ सिंगल डे एग्ज़ाम हो सकते हैं, कुछ लंबे एग्ज़ाम्स हो सकते हैं प्री मेंस इंटरव्यू के साथ में, तो उनको भी साथ में लेकर के चलिए। इससे आपकी जॉब सिक्योरिटी भी बनती है और एक मेंटल प्रेशर नहीं आता है, और आप अच्छा परफ़ॉर्म कर पाते हैं। इस प्रकार से आप चीज़ें कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज़ हो रही हैं, और अपने जो नोट्स हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए। ये चीज़ें रहती है सर। थैंक यू। अमित जी का जो उत्तर है उसको बहुत सारे लोग जो कि पीएससी के एस्पिरेंट्स हैं और जो लोग जॉब कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी एक मिसाल साबित होगा कि वो इसको फॉलो करें। बहुत सारे बच्चे जो कि केवल और केवल उनके पास में सिर्फ यही काम है कि वो अपने 24 घंटे में से 10-15 घंटे निकाल के तैयारी करें, और जब वो 1-2 साल के बाद इस बात की शिकायत करते हैं कि वो सिलेक्शन नहीं ले पा रहे हैं, पीएससी के बहुत सारे इश्यूज़ चल रहे हैं, उनको अमित जी जैसे लोगों से सीख लेनी चाहिए कि जॉब के साथ में उनका भी कट ऑफ लगभग वही है, और उसके बाद भी उन्होंने सबसे अधिक चीज़ हासिल की है, सर्वोच्च जो स्तर रहा है वो हासिल किया है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ ही आप कर पाएंगे। आपको अपना टाइम जो मैनेजमेंट है उसको करना पड़ेगा। सभी के पास में 24 घंटे ही हैं। आप चाहे सुबह पढ़ें चाहे रात में पढ़ें, आपकी अपनी स्ट्रेटजी है जिसमें आप कंफर्टेबल हों, लेकिन आपको अपने सिलेबस को और क्या क्या चीज़ें उसमें दी हुई हैं, किन फेजेस को किस तरीके से तैयार करना है, इसको आपको देखना है। आज का जो हम लोग का डिस्कशन है मैं उसको अगले चरण पे लेके चलता हूँ। चूँकि अमित जी की पृष्ठभूमि और अमित जी का जो अभी हाल ही का जो अचीवमेंट है, वो उनके मुख्य परीक्षा के मार्क्स से जुड़ा हुआ है, और पूरी की पूरी पीएससी के जो 3 फेज़ हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इसमें मेंस ही सबसे बड़ा और वाइटल सेगमेंट है। और अगर किसी बच्चे ने मेंस में सर्वोच्च नंबर हासिल कर लिए हैं, तो उसको सिलेक्शन से या जो प्रॉपर डीसी के लिए जो लोग ट्राई करते हैं, उससे कोई रोक नहीं सकता, है ना? आपके सामने बिल्कुल नज़ीर अमित जी हैं ही अपने आप में। मैं कुछ काल्पनिक प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थी जो कि 2024 के कैलेंडर में या इसके आगे भी अपना मेंस का एग्ज़ाम देंगे, मैं उनसे उनके सामने बस मैं कुछ काल्पनिक प्रश्न 3 नंबर के, 5 नंबर के और 11 नंबर के रखूँगा, और आप देखेंगे कि अमित जी ने उसको कैसे डील किया, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ गाइडेंस के रूप में साबित होगी। ठीक है? तो हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं 3 नंबर के प्रश्नों से। अमित जी, मान लीजिए कि परीक्षा में हिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, जी। सिल्क रूट, जी। रेशम मार्ग, हुँ, हुँ। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? या जो अभ्यर्थी देने वाले हैं उनको बताएं कि उनको क्या लिखना चाहिए, सबसे बेहतर तरीका क्या होगा? जी सर, मैं इसमें 2-3 लाइन और ऐड हाँ करना हाँ, चाहूँगा। जी हाँ, जी हाँ।
सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं, अगर प्री मीन्स इंटरव्यू 3 स्टेजेस हैं। प्री आपको उस एग्जाम में सेलेक्ट होने से रोकता है और आपको सेलेक्ट कराता है मेंस। तो अल्टीमेटली आपको मेंस में अधिकतम अंक चाहिए। अधिकतम अंक लाने के लिए एमपीपीएससी में नॉर्मली ट्रेंड ये है कि 3 मार्कर है, 5 मार्कर है, 11 मार्कर है। 3 मार्कर क्वेश्चन जो होते हैं, आप किसी भी घर में प्रवेश करेंगे, देखेंगे कि उसका वेलकमिंग कैसा है जेस्चर। तो 3 मार्कर क्वेश्चन उसी तरह से होते हैं। किसी भी कॉपी में 3 मार्कर क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, उस चेक करने वाले की मेंटल स्ट्रेटजी डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे मार्क्स देगा, वो कैसे परसेप्शन बना रहा है आपके लिए। तो 3 मार्कर क्वेश्चन को आप बेस्ट तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो वो आगे आपके लिए ईजी होगा। तो सर ने एक क्वेश्चन पूछा मुझसे सिल्क रूट के बारे में। सिल्क रूट, रेशम मार्ग, है ना, आप सभी जी। उससे वाकिफ हैं। जी, तो जैसे ये एक प्राचीन इतिहास का एक क्वेश्चन है, तो इसमें मेरा ये रहता था मेन फैक्ट कि इसमें अधिकतम फैक्ट देने हैं मुझे। इसमें नॉर्मल उथली बातें करने की अपेक्षा मैं इसे बताऊंगा कि ये एशिया के पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग को जोड़ने वाला एक रूट था, जो कि करीब 200 शताब्दी ईसा पूर्व का था। फेमस क्यों था? क्योंकि ये रेशम का इसमें अधिक व्यापार होता था और ये हान डायनेस्टी से संबंधित था। और इसको कहीं न कहीं आप करंट से लिंक करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि चाइना की एक रणनीति है वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, तो इससे भी आप लिंक करके बता सकते हैं। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है 3 मार्कर के, आप ऐसे करिए कि अधिकतम उसमें पॉइंट दीजिए, कुछ डेटाज होने चाहिए, करंट से लिंक करके देंगे तो बेस्ट सूट करेगा, ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले करेगा और उसमें ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कहने का मतलब ये है कि प्रश्न भले ही इतिहास से पूछा गया है, बट आप उसको वर्तमान से, जो करंट अफेयर का टॉपिक है, समसामयिक की जो घटनाएँ हैं, वर्तमान वैश्विक जो परिदृश्य है, उससे आप उसको जोड़ करके भी लिख सकते हैं। ठीक है? इसी तरीके से ज्योग्राफी का हम एक प्रश्न अमित जी के सामने रख रहे हैं, शिवालिक हिमालय। जी। जी सर, जैसे कि शिवालिक हिमालय आपको पता है हिमालय के पार्ट है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, शिवालिक, ये ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय। तो ये सबसे निचला जो पार्ट आता है ये शिवालिक हिमालय आ गया। तो शिवालिक हिमालय के बारे में बताइए कि ये जो हिमालय की श्रेणी है उसमें सबसे निचला भाग है और इसकी श्रेणियां कहाँ-कहाँ तक विस्तारित है? तो हमारे उत्तराखंड, हिमाचल, उन क्षेत्रों का वर्णन करिए। इसका विस्तार बताइए कि कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर तक इसका विस्तार है। बिल्कुल। इसकी एवरेज ऊंचाई क्या होगी वो आप लिख दीजिए और इसमें कौन-कौन से क्षेत्र बनते हैं। मतलब ये तो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, लेकिन आपको जो भी चीजें याद आए 3-4 पॉइंट उसमें से कोई में 3-4 समराइज कर दीजिए, क्योंकि आजकल बाउंडेशन हो गया वर्ड्स का, तो उसको वर्ड लिमिट पे भी करना होता है। कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर के जो प्रश्न हैं, उनको जब डील करें, तो उसमें 3 या 4 तथ्यात्मक जानकारी, उनका समावेश करें, है ना? आपके उत्तर का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक है? इसी सीरीज में हम पॉलिटी का एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, न्यायिक पुनरावलोकन, 3 नंबर के लिए, अमित जी। जैसे न्यायिक पुनरावलोकन है, तो यह जुडिशरी की एक पावर है जिसमें लेजिस्लेटिव में जो भी कानून बने हैं उनको रिव्यू करती है। इसके बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन, छोटी सी सटीक जानकारी दीजिए। इसके बारे में बताइए कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, एक जुडिशियल ओवररीच होती है, जिसमें न्यायपालिका कई बार विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है। तो उससे किस तरह से लिंक है वो अगर एक आध लाइन में आप 8-10 शब्दों में लिख सके तो वो अच्छा है। फिर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि 99th अमेंडमेंट जो एक्ट था एनजे का, उसको नल एंड वाइड घोषित किया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो बता सकते हैं कि किस तरह से रिव्यू करने के पश्चात में चीजें की गई। ऐसे ही 3-4 पॉइंट आपको देने हैं, ज्यादा है तथा चूंकि किंतु परंतु लिखने की आवश्यकता नहीं है। टीचर जो चेक करता है उसे पता है, आपके वर्ड लिमिट जो 20 वर्ड्स मिले हैं उसमें कंप्लीट भी हो जाएगा, आपके समय की भी बचत होगी। मतलब विषय वस्तु जो आपसे पूछी गई है प्रश्न में उसको लिखें, और अगर उसको आप करंट से जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि पिछले 1 दशक में न्यायपालिका जो है वो अपने न्यायिक अति साहसवाद, जिसको जुडिशियल ओवररीच हम कह रहे हैं, तो उसकी घटनाएं बहुत देखने को मिल रही हैं। शासन, सरकार और न्यायपालिका का टकराव बहुत देखने को मिल रहा है। तो अमित जी का कहना ये है कि उस पॉइंट में आप कहीं न कहीं उसको करंट से लिंक कर पाएंगे, आपका आंसर और अट्रैक्टिव होगा। और जो कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर हैं, उनके दिमाग में बात जाती है कि ये बच्चा जो है वो ट्रेडिशनल के साथ-साथ करंट के जो सिनेरियोज़ हैं, उनको भी समझ रहा है। ठीक है? जी सर। चलिए, इसी सीरीज में हम इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रश्न ले रहे हैं, आरबीआई की मौद्रिक नीति, 3 नंबर के लिए, अमित जी। जी सर। जैसे कि हमारे देश में जो मौद्रिक नीति है आरबीआई निर्धारित करती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी भी बनी थी, उसमें वो 3 मेंबर कमेटी थी और उसमें डिसाइड किया गया था कि 4% से 6% हमको इन्फ्लेशन का रेट रखना है। तो आप मौद्रिक नीति में बता सकते हैं कि किस लिए है? ये मुद्रास्फीति की दर को, रुपए के मूल्य को निर्धारित करने के लिए बनाई गई कमेटी है। इन चीज़ों को ये मैटर करती है। एक लाइन में ये छोटी डेफिनेशन दीजिए।
फिर उसके बताइए कि किस तरह से कौन-कौन से तरीके हैं जिससे मौद्रिक नीति के माध्यम से हम अवस्फीति, मुद्रास्फीति इन सबको निर्धारित करते हैं। उसमें कुछ आपके क्वालिटेटिव टूल्स हो जाएँगे, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हो जाएँगे। तो जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो, एमएसआर और ओपन मार्केट ऑपरेशन हो गया, ये सब चीज़ें, एसएलआर, ये सब चीज़ें आप उसमें बताइए कि इन माध्यमों से ये परिमाणात्मक है, क्वांटिटेटिव टूल्स है, ये क्वालिटेटिव टूल्स हैं। उन चीज़ों को आप मेंशन कर दीजिए, करीब-करीब आपका 20 वर्ड्स में हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप 3 नंबर के प्रश्न जब भी डील करें, उसमें हमेशा आपको टेक्निकल शब्दों का, टेक्निकल जो शब्दावली है उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप आर्थिक नीति आप लिख रहे हैं या मौद्रिक नीति आप लिख रहे हैं, तो आपको मौद्रिक नीति के जो उपकरण हैं उनका शब्दों का जिक्र तो करना ही पड़ेगा। आप सामान्य भाषा में, सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो चीज़ें प्रयोग करते हैं, आप उसको लिख करके पूरे अंक हासिल नहीं कर सकते, है ना? इस जी। आज की हमारी जो चर्चा है उसका एक उद्देश्य आपको ये भी बताना था। ठीक इसी तरीके से हम मध्य प्रदेश जो हमारा एमपी का जो जीके है, हम उस पर 3 नंबर का एक प्रश्न लेते हैं। मान लीजिए कि जैसे 3 नंबर में प्रश्न एमपी के लिए पूछा जाता है, मालवा का पठार या मालवा का भौगोलिक क्षेत्र। इस पर अपन क्या लिखेंगे 3 नंबर के लिए? जी सर, जैसे एमपी का आया, मालवा क्षेत्र का कुछ वर्णन करना है या मालवा क्षेत्र बस लिखा है क्वेश्चन में। जी। तो आप मालवा क्षेत्र का जानकारी दे दीजिए कि भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पे है, ये हमारे पश्चिमी भाग में है। इसका विस्तार बता सकते हैं, कितने डिग्री पूर्व से इतने डिग्री पश्चिम पे, कितना नॉर्थ में देशांतर और इस पे बिखरा हुआ है। फिर उसपे आप उसका एरिया बता सकते हैं, अगर आपको याद हो या फिर परसेंटेज याद हो तो लगभग लिख के वो चीज़ें की जा सकती हैं। बिल्कुल। वहाँ पे थोड़ा-सा और एक आध चीज़ें आप लिख सकते हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का संकेंद्रण है, सिंचाई, नदी, अगर आपको जो भी फैक्ट याद हैं, आप टेक्निकल चीज़ें डालिए, फैक्ट लिखिए उसमें, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं लिखनी है। मतलब 3 ऐसी जानकारी जो कि एक जैसी ही तथ्यात्मक जानकारी का रिपीटिशन ना हो, 3 अलग-अलग बिंदु जो हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देनी है और तीनों अलग हों, मुख्तलिफ हों, तीनों विभिन्न तरीके के हों और तीनों अलग-अलग तथ्यात्मक जानकारी देते हों, ठीक है? इसी सीरीज में हम एथिक्स का जो पेपर है, 4th पेपर, हम वहाँ से एक 3 नंबर के क्वेश्चन को, 2 नंबर के प्रश्न को ले रहे हैं। एथिक्स के पेपर में आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार एक बड़ा विषय है। संथानम कमेटी अगर पूछी जाती है 2 नंबर पे, तो हम उस पे क्या लिखें? संथानम कमेटी अगर आया है तो हम उसमें लिख सकते हैं कि 1964 में गठित भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए कमेटी थी। जी। उसका कार्यकाल बता सकते हैं या सदस्य संख्या बता सकते हैं और इसमें किसने, मतलब कौन अध्यक्ष था इस कमेटी में, ये चीज़ें लिख सकते हैं। इतने में वो चीज़ें भर जाएँगी। करंट सिनेरियो में सांविधिक दर्जा 2003 में मिला है, तो वो चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। कार्यकाल उसमें लिख सकते हैं कि अभी जो संथानम कमेटी गई है, सीबीसी का जो बन गया है कार्यकाल 4 वर्ष 64 साल का, वो भी चीज़ें कुछ मेंशन की जा सकती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोस्तों ये 3 नंबर के प्रश्नों का हमारा एक सेशन था। अब हम जो कि अमित जी हमारे साथ में हैं, तो हम इसको 5 और 11 नंबर के जो प्रश्न हैं उन पर भी करते हैं। 5 मार्क्स के क्वेश्चन में मान के चलिए कि जैसे एक प्रश्न ये है कि मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या क्या है और उसका समाधान, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम उसको कैसे डील करें? मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आता है स्टार्टिंग से, अभी तो उससे उभरने लग गया है पिछले कुछ सरकारों के प्रयास से। तो उसमें जो फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा होता है, उस आंकड़े को देकर के हम स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं 5 मार्कर में कि आप उसमें इंट्रोडक्शन बॉडी लिख सकते हैं और कंक्लूजन। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मेन बॉडी से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर उसने पूछा कौन-कौन से कारण होते हैं, कौन-कौन सी योजनाएँ हैं, तो आप डायरेक्ट उस पे आइए। अगर कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो आप उसमें इंट्रोडक्शन बनाइए, कंक्लूजन बनाइए, बीच में मेन बॉडी रखिए, सभी का प्रोपोर्शन एक संतुलित होना चाहिए। तो सर एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कुपोषण की समस्या और समाधान। हाँ, जैसे ये एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया, तो समस्या एक लाइन में आप इंट्रो के साथ में लिख सकते हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो आंकड़ा है, इसमें इतने % कुपोषण की समस्या है, या फिर आप मातृ मृत्यु दर लिख सकते हैं, बाल मृत्यु दर इतनी है, कुपोषण की समस्या लिख सकते हैं, बौनापन हो सकता है, ठिंगापन या कम वजन की समस्या। उसके बाद आप लिखिएगा समस्या के बारे में कि समस्या का रीजन क्या है, किस वजह से ये समस्या है। तो हमारे यहाँ गरीबी भी है, शिक्षा भी है, बेरोजगारी भी है और स्वास्थ्य की सुविधाएं प्रॉपर्ली उपलब्ध नहीं है, जो सरकारी योजना है उनका क्रियान्वयन प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है। इस तरह के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, लोगों में जानकारी का अभाव है, पितृसत्तात्मक सोच है, इस तरह के कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से कुपोषण की समस्या है। समाधान में आप बता सकते हैं कि सरकार क्या कर सकती है। उसमें बता सकते हैं कि सरकारी योजनाओं का अच्छी तरह से क्रियान्वयन होना, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का मजबूत होना आवश्यक है। ये चीज़ें लिख सकते हैं। गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव का उनसे वर्णन कर सकते हैं, जैसे कई सारी सरकारी योजनाएँ हैं, एनजीओ का उनमें क्या रोल होता है, किस तरह से काम करते हैं, वो लिख सकते हैं। और कोई अगर आपके पास करंट आंकड़ा है,
जैसे नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है कि कोई स्टेट में कुपोषण को कौन अच्छी तरह से ओवरटेक कर रहा है, या इस तरह की नीति आयोग की रिपोर्ट्स आती है स्टेट के लिए, और सेंट्रल लेवल पे अलग-अलग माने इंटरनेशनल लेवल पे अलग-अलग रिपोर्ट्स आती हैं, तो उसमें हंगर इंडेक्स वगैरह को कोट करके आप चीजें कंप्लीट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों चीजों में आप ध्यान रखिए, एक नॉर्मल चीजों की लिखने की अपेक्षा एक अच्छा आंकड़ा दीजिए, कोई योजना लिख दीजिए, कोई रिपोर्ट का आंकड़ा लिख दीजिए, कोई करंट का इश्यूज है उसको लिख दीजिए, आपको सॉलिड नंबर मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सोर्स, जो भी सोर्स आप लिख रहे हैं, आपने अपने उत्तर को जहां कहीं से भी लिखा है, उसमें आप जो आंकड़े रेफर करें, या तो वो सरकारी डेटा हो, लेटेस्ट के डेटा हो, या फिर सर्वमान्य जो एजेंसी या संस्थाएं हैं उनके हवाले से आप अपनी बात कहें। जैसे अमित जी ने अपने आंसर में कहा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, है ना, आप किसी भी सर्वे को ले लें, चाहे पुराने को लें, NFHS 3, NFHS 4 या 5 जो भी आप लेने वाले हैं, लेकिन आप जो भी आंकड़ा दें बहुत सटीक दें, सही तरीके का दें, इससे आपके उत्तर की वैधानिकता बढ़ जाती है ना। कॉपी चेक करने वाला जो व्यक्ति है उसको समझ में आता है कि आप गवर्नमेंट के सोर्सेज को रिलाई करते हैं और आपके आंसर में जो है वो प्रमाणित चीजें दी हुई हैं, ठीक है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से उसको दूर किए जाने के प्रयास होंगे, ये भी चीज उन्होंने बताई है उस पर। ठीक इसी तरीके से हम एक प्रश्न और लेते हैं कि समाज शास्त्र का एक हम प्रश्न लेते हैं उसमें कि भारतीय समाज में विवाह के जो प्रकार हैं, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर में, तो उसको कैसे डील करेंगे? हाँ जी सर। सर ने जैसे पूछा विवाह के प्रकार भारतीय समाज में, तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें हम इंट्रो और बॉडी वो ये कंक्लूजन बनाने की जरूरत नहीं है। अब विवाह के प्रकार में डायरेक्ट ही जंप कर सकते हैं। अगर आप लिखना भी चाहें तो व्यास स्मृति या किसी अन्य के हिसाब से लिख सकते हैं कि इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए, मेन रूप से 2 हैं, कुछ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। तो अनुलोम विवाह के आप प्रकार बता सकते हैं और प्रतिलोम विवाह के प्रकार बता सकते हैं, जो कि धर्म सम्मत है, वेद सम्मत है। अनुलोम विवाह कहलाते हैं, जिसमें पुरोहित विवाह, प्रजापति विवाह, ये सब चीजें, ब्रह्म विवाह, इनकी चर्चा कर सकते हैं। और प्रतिलोम विवाह में जो 4 विवाह होते हैं, जिसमें राक्षस, पिशाच, ये सब चीजें, गंधर्व विवाह, ये चीजों का आप वर्णन कर सकते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें आप डायरेक्ट जंप करें मेन बॉडी पे, इसको अपना करंट से लिंक कर सकते हैं। कुछ चीजें डायरेक्ट ये ट्रेडिशनल चीजें हैं जिनमें आपको करंट से कुछ भी चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि विवाह के बदलते हुए स्वरूप पर प्रश्न नहीं पूछा गया है। प्रश्न केवल और केवल जो है वो ऐतिहासिक संदर्भ में पूछा गया है, और उसका उत्तर बहुत कम शब्दों की सीमा जो कि आपको निर्धारित की गई है। तो टू द पॉइंट जितने भी 8 प्रकार के जो विवाह हैं उनका वर्गीकरण करते हुए उनको स्पष्ट तौर पे लिखें। और जो कि आपके आंसर में आप देख रहे हैं कि 8 प्रकार के आप विवाह लिखेंगे, तो तकनीकी और तथ्यात्मक जानकारी बिल्कुल आपकी अलग अलग होगी, आपके आंसर की प्रभावशीलता जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। इसी सीरीज में अपन एक लास्ट का क्वेश्चन और लेते हैं, पॉलिटी से या पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो है उससे प्रश्न लेते हैं कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन अगर पूछा जाता है 5 नंबर के प्रश्न में, तो इसको अपन कैसे डील करेंगे? 5 नंबर के लिए सर? हाँ, 5 नंबर का क्वेश्चन छोटा है और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंट्रो वगैरह थोड़े देंगे तो अच्छा लगेगा। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बता सकते हैं कि इस अनुच्छेद से लेकर के इस अनुच्छेद तक राष्ट्रपति के बारे में वर्णन किया गया संविधान में, और राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं तो उनके बारे में बता सकते हैं। जैसे विधायी शक्ति होती है, कुछ क्षमादान की शक्ति होती है, वीटो पावर्स होती हैं, उनके बारे में। और जब ये पावर्स आप अंदर लिखें तो उनको थोड़ा बता सकते हैं, वीटो के प्रकार बस नॉर्मली आप 1-2-3 पॉइंट बता दीजिए। और किसी भी प्रकार की, जैसे एक शक्ति ये हो गई आर्टिकल 200 में, वो राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित करता है राष्ट्रपति के विचार के लिए, तो उसको वर्णन कर सकते हैं। क्षमादान में तो आप डायरेक्ट 3-4 पॉइंट लिख दें कि लघुकरण होता है, क्षमा होता है, प्रत्याहार होता है, इस तरह की चीजें लिख सकते हैं। तो जितनी भी आपके पास याद है चीजें उनको लिखिए, और साथ में थोड़ा थोड़ा अगर वर्णन कर सकते हैं तो करिए। अगर ये 11 मार्क का होता तो इसमें आप ज्यादा चीजें लिख सकते थे। बिल्कुल अधूरा मत छोड़िए किसी सेंटेंस को। अगर आपने लघुकरण लिख दिया तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख दीजिए, उसे भी ऐसा ना लगे कि बिल्कुल इनकम्प्लीट छोड़ के चला गया है। तो ऑब्जेक्टिव की तरह फील नहीं आना चाहिए, उसमें लगना चाहिए कि हाँ एक पूरा आंसर है। 5 और 11 मार्क में उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप थोड़ा पूरा करके दें उसे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अमित जी, ये बताइए कि मेंस की जो परीक्षा है उसमें पॉइंटर फॉर्म में बिंदुवार तरीके से लिखना ज़्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन है या पैराग्राफ स्टाइल में लिखना ज़्यादा सही है? किस तरीके के उत्तर को लिखने में ज़्यादा अंक हासिल करने की संभावना बनती है? सर ये क्वेश्चन के हिसाब से और सब्जेक्ट के हिसाब से ये चीजें मैटर करती हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न यही है कि राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें, क्या इसको बिंदुवार लिखना चाहिए पॉइंटर फॉर्म में, 6-7 पॉइंट लिखते हैं या 5-6 पॉइंट लिखते हैं तो चलेगा, या इसमें अपन प्रॉपर एक फ्रेमिंग करें कि इंट्रोडक्शन 2 लाइन का दें, फिर 5 पॉइंट लिखें और फिर निष्कर्ष दें 1 लाइन का? या जैसे यही प्रश्न ऐसा होता कि राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करें जी, है ना, तो क्या हम इसको कैसे फ्रेम करते? सर अगर राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करें, ये ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो इसमें आप इंट्रोडक्शन बनाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। इंट्रोडक्शन में आप चीजें लिखिए किस आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया,
मेन बॉडी पे आइए तो उसकी शक्तियों के बारे में बताइए कि ये इसकी क्षमादान की शक्ति है। क्षमादान की शक्ति में 4 शक्तियां हैं, तो वो चारों का वर्णन करिए। उसमें साथ में लिखिए कि आर्टिकल 72 में दिया गया है। फिर उसके बाद में आप अगले वर्ड, एक आपने पॉइंट बनाया, उसके सब पॉइंट बना दिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर दूसरा पॉइंट बनाया आपने कि उसकी विधायी शक्तियां ये होती हैं, तो उसके बाद में सब पॉइंट बना दिए कौन कौन सी शक्ति हो गई। बहुत बढ़िया। फिर आप बताइए कि वो किस तरह की, जैसे कि लोकसभा का जो भंग करने का शक्ति हो गई, इस तरह की और जो चीजें हो गई, ये 3-4 ऐसे पॉइंट बनाइए। उसके बाद सब पॉइंट बनाइए उनके, उसके अंदर जाते रहिए। जितना आपसे हो सकता है आर्टिकल याद करने की कोशिश करिए पॉलिटी के, वो आपको हर पेपर में हेल्प करेगा। मतलब पॉलिटी के जो पेपर है उसमें आप उस चीजों को कोड कर सकते हैं, आपका आंसर ऑथेंटिक दिखता है। पंचायत का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, पंचायती राज के बारे में वर्णन करना है कुछ, तो आप आरक्षण आया तो उसमें आप 243D बता सकते हैं, 243 बता सकते हैं, उधर से निर्वाचन पे आ गया 243 बता सकते हैं। इस तरह आप कोड करेंगे, अमेंडमेंट, इससे आपके आंसर की वैधानिकता बढ़ जाती है, ऑथेंटिक बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा अमित जी, एक जैसे प्रश्न है विद्यार्थियों का कि 11 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उसमें हमेशा फ्रेमिंग देखनी ही चाहिए, इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन, या कुछ और तरीका भी हो सकता है? सर वो सब्जेक्ट के बेसिस पे डिपेंड करता है, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड प्रश्न करेगा किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, जो अभ्यर्थी हमें देख रहे हैं, मैं उन्हें 11 नंबर का जो प्रश्न है उस पर भी हम लोग एक बार बात करके देख लेते हैं, ताकि आपका जो ये भी एक भ्रम है वो भी दूर हो जाए। मान लीजिए कि 11 नंबर के प्रश्न में एक प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा और वैदिक सभ्यता जो है जी, इन दोनों सभ्यताओं में अंतर अगर पूछा जा रहा है तो इसको हम 11 नंबर के प्रश्न में कैसे डील करेंगे? सर इस क्वेश्चन में नॉर्मली डिफरेंस पूछा गया, अंतर पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में डिमांड ये होती है कि हम बीच में लाइन खींच के अंतर लिख दें डायरेक्टली। जी, हम बहुत ज्यादा भूमिका बनाएंगे तो वो थोड़ा इतर हो जाएगा। तो हम एक साइड लिखे हड़प्पा सभ्यता और दूसरे साइड हम वैदिक सभ्यता लिखें। उसके बाद आप सब सेक्शन बना के इस साइड पे एक आधार भी बना सकते हैं कि किस आधार पे आप अंतर लिख रहे हैं। मान लीजिए आप उसमें लिखना चाहते हैं कि आप नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, तो यहाँ नगरीय लिख दीजिए, वहाँ ग्रामीण लिख दीजिए, आपका समय की भी बचत होगी, वो भी चलेगा। मनोरंजन के साधन, तो मनोरंजन के साधन यहाँ पे ये थे, यहाँ पे ये थे। कि लोग का खान पान कैसा था, तो यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी था कि मांसाहारी। वैदिक सभ्यता में आमतौर पे मांस का भी प्रचलन था लेकिन कम था, जबकि उस समय था। फिर यहाँ पे आपका लोहे का आविष्कार हुआ, तो यहाँ पे लिखिए कि लोहे का आविष्कार इधर पे नहीं हुआ था, इधर पे जाकर के हो गया वैदिक सभ्यता में। इस तरह के घोड़े का प्रमाण था कि नहीं, तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ एक जगह मिला है, बाकी उसका घोड़े का प्रमाण नहीं था क्योंकि आर्य लेकर के आए थे। ऐसे कई सारे आप पॉइंट लिख करके, आधार बना करके डिफरेंस लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के जब आप लोग तैयारी करें मेंस की, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके आधार क्या क्या हैं। जैसे कुछ चीजें हमेशा कॉमन होंगी हिस्ट्री में, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, है ना, उद्योग की स्थिति, मुद्रा की स्थिति, है ना, राजनीतिक व्यवस्था क्या है, सांस्कृतिक व्यवस्था क्या है। इस तरीके की जो घटनाक्रम है, इस तरीके के जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको अगर आपने आधार बना करके याद कर लिया है तो आपके लिए क्वेश्चन को डील करना बहुत आसान होगा। ठीक है, बाकी तो तैयारी में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे ही। हम लोग कोशिश ये भी करेंगे कि अमित जी की जो कॉपी है, जो अपनी वो तैयारी के ड्यूरेशन में लिखा करते थे, हम वो भी आपसे शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पर, या कभी हो सकेगा तो यूट्यूब पर ही कभी चर्चा भी करेंगे। मुख्य परीक्षा जो है वहाँ पर अधिकतम अंक हासिल करने के लिए सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा होना चाहिए। आप हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी भाषा कितनी सधी हुई है, आपकी राइटिंग कितनी बेहतर है, आपका प्रेजेंटेशन अट्रैक्टिव है या नहीं, आकर्षक है या नहीं, आप जो भी कुछ लिखते हैं उससे प्रभाव पड़ता है या नहीं, प्रभावशाली होना चाहिए। क्योंकि आप मान चलिए कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग मेंस दे रहे हैं और आपकी कॉपी अगर यूनिक नहीं है तो आपको सर्वोच्च, सबसे अधिक जो नंबर है, मैक्सिमम नंबर जो आपको हासिल करना है, वो कैसे मिल पाएंगे? तो ये भी एक प्रश्न है। चलिए हम इस बातचीत के दौर को खत्म करने वाले हैं। लास्ट में मेरा एक प्रश्न अमित जी से जो मेंस की परीक्षा को लेकर के है, एथिक्स के पेपर में केस स्टडी पूछी जाती है, बाकी सभी जो जीएस के पेपर हैं उसमें तो 11 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो एथिक्स के पेपर में जो केस स्टडी है, तो एक काल्पनिक केस स्टडी जो है, एक काल्पनिक सिचुएशन, वो हम अमित जी से शेयर कर रहे हैं और देखते हैं कि वो अपने तरीके से, वो किस तरीके से इसको डील करके और हमें उसका अगला तरीका बताते हैं। तो अमित जी, मान लीजिए कि एक केस स्टडी है कि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हो ही गए हैं। मान लीजिए कि आप इंटरव्यू में होते या केस स्टडी में आपको दिया जाता कि आप डिप्टी कलेक्टर के रूप में चयनित हुए और आपकी जिस जिले में पदस्थापना है, आप अपने आवास से जब दफ्तर जाते हैं कलेक्ट्रेट, तो उस बीच में आपका जो ड्राइवर है वो किसी एक निश्चित जगह पर प्रतिदिन रुकता है
और वहाँ एक बूढ़ी औरत फूल बेचती है और वो प्रतिदिन उससे 10 रुपए का या 20 रुपए का फूल खरीदता है। गाड़ी में जहाँ भगवान रखे होते हैं वो वहाँ पर फूल चढ़ा देता है। इस पूरी श्रृंखला में, इस पूरी घटना में उस ड्राइवर का भाव ये नहीं है कि वो बहुत धार्मिक है, बल्कि उसका भाव ये ज़्यादा है कि वो गरीब बूढ़ी महिला जो कि सड़क के किनारे एक अपनी गुमटी में या किसी दुकान में बैठ कर के फूल बेच रही है, वो उसको अपनी तरफ से कुछ मदद करना चाहता है। आर्थिक भाव, मदद का भाव, सहानुभूति या जो वंचित वर्ग है उसके प्रति एक करुणा का भाव ज़्यादा है इस घटना में। और मान लीजिए कि वो ड्राइवर जो है वो इस तरीके से कई दिन तक घटनाएँ करता है, ये चीज़ें चलती रहती हैं और 1-2 महीने के बाद आपको कलेक्टर की तरफ से ये आदेश होता है कि वो बूढ़ी महिला जिस जगह पर बैठती है, जहाँ पर उसकी दुकान है, वो क्षेत्र जो है वो अ, उसका सड़क का चौड़ीकरण होना है और उसकी दुकान तोड़ी जानी है, ठीक है? आप ऐसी स्थिति में आपके सामने कुछ प्रश्न आएँगे, केस स्टडी में जो प्रश्न होते हैं, आप चूँकि प्रभारी अधिकारी हैं, आप डिप्टी कलेक्टर हैं और आपके कलेक्टर ने आपको ये माना कि आप एक नए अधिकारी के रूप में अभी हाल ही में शामिल हुए हैं, वो आपको इस चीज़ की ज़िम्मेदारी देते हैं कि आपको फला जगह पे जाकर के दुकानें तोड़ना है और वहाँ पर सड़क का चौड़ीकरण करना है। अब जनरली पीएससी किस तरीके से प्रश्न पूछती है, वो पहला प्रश्न पूछती है केस स्टडी में कि दी गई केस स्टडी में कौन-कौन से मूल्य दाँव पर लगे हैं, ठीक है? या कौन-कौन से मूल्यों में संघर्ष है। जी। तो मान लीजिए कि अभ्यर्थियों को आप बताइए कि इसका बेहतर उत्तर है वो कैसे लिखें? क्या लिखना चाहिए? जी, जैसे कि आपने पूरी केस स्टडी के बारे में आपने सुना, सर ने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने देखा कि एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, उनके ड्राइवर के साथ में अच्छे संबंध हो गए और वो एक संवेदना का भाव आ गया उस महिला के प्रति। अब हमारे पास आदेश अगर आया है उस महिला की दुकान हटाने के लिए, मान लीजिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है, तो आपके कई सारे जो प्रतिद्वंदी विकल्प होंगे वो आपके सामने मौजूद होंगे। उनमें से आप देख सकते हैं कि आपका कुछ व्यक्तिगत मूल्य हैं, जो कि आपको वो करने नहीं देंगे, आपके प्रशासनिक मूल्य अलग हैं, वो करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो दोनों में द्वंद होता है, तो आप लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन ऑप्शन में कि व्यक्तिगत मूल्य बनाम प्रशासनिक मूल्य। इसमें आपका एक संवेदना का भाव आ जाता है, दूसरा आप देखिए आपको कर्तव्य भी वहाँ निभाना है, कर्तव्यपरायणता हो सकती है। तो संवेदना बनाम कर्तव्यपरायणता। इससे तीसरा भी आप लिख सकते हैं कि प्रत्यायोजन किया गया कार्य का, आप उसको कर नहीं रहे हैं, निष्ठा का भाव भी अभाव है, तो दोनों चीज़ों का कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप जो भी मूल्य हैं, उनका आप एक बार असेसमेंट करिए कौन-कौन से हो रहे हैं, तो तीनों को लिख दीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, इसी मान लीजिए अगला प्रश्न ये है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर आपके पास में क्या-क्या विकल्प हैं? आदेश तो जारी हो चुका है, बट एक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर या एक मानव होने के नाते आपके पास में इस दी गई परिस्थिति में आपके पास में क्या-क्या विकल्प हैं? है ना? जी। जी। इस परिस्थिति में हम देखेंगे कि हमको सरकारी आदेश प्राप्त हुआ है यह कार्य करने के लिए, तो हम लिख देंगे कि उपरोक्त परिस्थिति में हमारे पास ये निम्नलिखित विकल्प मौजूद हैं। पहले में लिख देंगे, आप सोचिए कि हम डायरेक्ट कलेक्टर के दिए हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा प्राप्त आदेशों का पालन करने के लिए हमको वो दुकान हटानी पड़ेगी, पहला विकल्प मौजूद है। दूसरे आप लिख सकते हैं कि उस आदेश का पालन तो हम करेंगे ही, साथ ही अगर उसमें कुछ टाइम एक्सटेंड हो सकता है उस महिला के लिए, तो हम उस समय को बढ़ाने के लिए, महिला के लिए अन्यत्र व्यवस्था करने के लिए कलेक्टर को हम लेटर लिखने की कोशिश करेंगे, ताकि एक समानुभूति भाव से वो चीज़ें की जा सकें। तीसरा ये हो सकता है कि आप कलेक्टर के आदेशों का पालन करें, साथ ही साथ महिला को अपनी तरफ से कुछ पर्सनल चीज़ें उपलब्ध कराएँ, पर्सनल फ़ेवर दें। इस तरह के 3-4 ऑप्शन आप सोचेंगे ना, हर घटना में कई सारे ऑप्शन मौजूद होते हैं, तो इनके बारे में आप वर्णन करेंगे कि ये सब मेरे पास उपलब्ध विकल्प हैं। दोस्तों एथिक्स जब आप लोग पढ़ते हैं तो उसमें आपने सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य पढ़े हैं। आप उन्हीं विकल्पों के आधार पर सोचेंगे तो आपको ऐसे 4-5 विकल्प मिलेंगे जो अमित जी ने बताया। जी। और अंतिम में जो यक्ष प्रश्न है केस स्टडी में, जो सभी के लिए बड़ा घातक साबित होता है, वो ये है कि दिए गए विकल्पों में से आप किन विकल्पों का या किस एक विकल्प को चुनेंगे, ठीक है? तो अमित जी इस पर कुछ रोशनी डालिए। जी सर, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा डिसाइडिंग होता है और पूरा एथिक्स का पेपर बिगाड़ देता है कई बार बिल्कुल, तो। बिल्कुल। तो इसमें हम देखेंगे कि आप कई सारे मूल्य पढ़ते हैं एथिक्स में, आपको क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो पहली बात है, हम वहाँ पे कर्मचारी हैं, लोक सेवक हैं, हमको लोगों की सेवा करनी है। तो हमको लोगों के प्रति संवेदना का भाव रखना है, किसी भी प्रकार से योजनाओं का उनको लाभ मिले और साथ ही साथ कलेक्टर के आदेशों का भी पालन करना है, क्योंकि हम उनके अंडर में काम करते हैं। अगर नैतिक ऑर्डर मिले हुए हैं तो उनको पालन करना है।
तो इसमें अगर मैं लिखता तो यह कहता सर कि मेरे पास जो प्रशासनिक आदेश प्राप्त हुआ है, मैं उसका पूरी निष्ठा से पालन करने की कोशिश करता। साथ ही साथ उस महिला को अन्य किसी शासकीय योजनाओं के माध्यम से लाभ दिलाने की कोशिश करता। जैसे कुछ योजनाएँ आप कोट कर सकते हैं, जैसे कि पीएम स्वनिधि स्कीम आई है, जो कि स्ट्रीट वेंडर के लिए योजना है, उसमें कुछ करा सकते हैं। कुछ लोन उपलब्ध कराए जाते हैं अन्य योजनाओं में, या फिर अगर वो महिला वृद्ध है तो कुछ पेंशन योजना के माध्यम से उनको या वृद्धावस्था पेंशन मिल सके। और साथ ही साथ कलेक्टर को उसके संदर्भ में सूचित करके किसी प्रकार से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा व्यक्तिगत माने मेन एम ये है लोक सेवा में जाकर के हम उनकी भी सेवा करें और शासकीय कार्यों को भी पूरी निरंतरता से पालन कराएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों देखिए, इसमें इस घटनाक्रम में ये जो सिचुएशन है, इसमें आपको सबसे बेहतर विकल्प के रूप में ये देखना था, जैसा अमित जी ने बताया, कि आपको अपना प्रशासनिक आदेश भी मानना है। कलेक्टर के द्वारा जारी किया गया जो आदेश है, वो कलेक्टर का आदेश नहीं बल्कि शासन का आदेश है। उसको एक प्रशासनिक अधिकारी की हैसियत से और एक जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो जूनियर ऑफिसर है, उसको मानना ही है, ठीक है? लेकिन क्या हम उसमें कुछ ऐसा विकल्प देख सकते हैं जिसमें हम उस महिला की आजीविका को सुनिश्चित करते रहें, ठीक है? आप लोगों ने केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बहुत सारी योजनाएं पढ़ी हैं, वंचित वर्ग की, बुजुर्गों के लिए, स्वरोजगार की, रोजगार की, है ना? ऐसी बहुत सारी योजनाएं आपने पढ़ी हैं। अब आपको कॉमन सेंस से उन योजनाओं का जिक्र यहाँ पे करना है। और आवास की व्यवस्था भी है। क्या किसी महिला को शॉप चलाने के लिए क्या किसी योजना में मिलता है? बिल्कुल मिलता है ना? स्वरोजगार के लिए, रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह जो आप देख रहे हैं, आप उसका विकल्प भी दे सकते हैं, हालांकि उसमें एक दायरा बढ़ जाएगा, ठीक है? ऐसे बहुत सारी योजनाओं से उनको लिंक करके, और स्ट्रीट वेंडर, जैसा कि अमित जी ने बताया, पीएम स्वनिधि जो योजना है, इसके माध्यम से आप उसकी सहायता कर सकते हैं। आप उसकी आजीविका भी सुनिश्चित करा देंगे, और कलेक्टर के द्वारा जो जारी किया गया शासन का आदेश है, आप उसकी भी पूर्ति करेंगे। और ये एक बहुत व्यवस्थित मध्यम मार्ग होगा जिसमें आप प्रशासनिक आदेश और व्यक्तिगत जो संतुष्टि है, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित कर पाएंगे, ठीक है? तो अमित जी को आज के सेशन के लिए बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत ब्रीफ, बहुत संक्षिप्त में बहुत सारी बातें कही। और हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने प्रशासनिक काम के साथ साथ बीच बीच में हम लोग से जुड़ते रहेंगे, और जो भावी अभ्यर्थी हैं, जो लोग परीक्षा देने वाले हैं, उनको इसी तरीके से वो अपने अनुभव से लाभान्वित करते रहेंगे। लास्ट के 1-2 प्रश्न मैं उन पे और पूछ रहा हूँ, चूँकि उन्होंने एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद इन सब चीज़ों को हासिल किया है। प्रीलिम्स की जो बच्चे परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? जी। एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जी। उसके लिए लोगों की क्या अप्रोच होनी चाहिए? कई बार अभ्यर्थी उसी में एक तरीके से उलझ के रह जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी। मैंने वर्ष 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया था। उसके बाद मेरा लगातार प्रीलिम्स क्वालीफाई होता रहा है। मेंस भी दिया हूँ, इंटरव्यू भी जो लगातार हुए हैं, मैं देता रहा हूँ। मैंने प्रीलिम्स में एक चीज़ फ़ोकस की है, प्रीलिम्स में आपको मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। नो डाउट आपको स्टार्टिंग में मेंस की पढ़ाई करनी है ताकि आपको नॉलेज हो सके कि ये एमसीक्यू आया कहाँ से। ऐसे नहीं लगे कि आपको अचानक से वो क्वेश्चन दिख रहा है, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आप कोशिश करिए प्रीलिम्स के लिए 2-3 चीज़ें हैं, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव लगा डालिए, किसी भी बुक से। मैंने लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक फ़ॉलो की थी। लोग उतना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी वो बुक। उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव आपकी कंप्लीट हो गई, उसके साथ घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक आती है अलग-अलग सब्जेक्ट की, उसको फ़ॉलो करिए। फिर साथ ही एमपी के लिए मैंने जो स्टडी की थी वो चीज़ें बता रहा हूँ। महावीर की बुक आती है ऑब्जेक्टिव, परीक्षाधाम की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, और पुणेकर की बुक आती थी उस टाइम पे। अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो आयोग और आईसीटी वगैरह नए सब्जेक्ट जोड़े हैं, मिसलेनियस वगैरह, तो इनके लिए कोई भी कोचिंग मटेरियल उठा लीजिए और उसको पढ़िए। मैं ये कहूँगा कि आपको मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनको रटने की कोशिश करिए, उनको खुद से सॉल्व मत करने बैठिए, क्योंकि आपको गलत याद हो जाएगा। एक बार आप रट लीजिए पूरे के पूरे, प्रीलिम्स नहीं रुकेगा कभी भी। करंट अफेयर के लिए स्पीडी मैगजीन बेस्ट है, यूट्यूब से कोई भी आप लेक्चर देख सकते हो। साथ में आपके आसपास कई सारे ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जो कि अच्छा मटेरियल देते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप उनको फॉलो करिए और रट लीजिए। प्रीलिम्स के लिए ऑब्जेक्टिव मेन की है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। अच्छा, आपकी तैयारी की भूमिका में कोचिंग की भूमिका जहाँ तक हमें जानकारी है तो बिल्कुल भी नहीं रही। आपने अपनी तैयारी खुद ही की है, ठीक है? जी। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो कि मान लीजिए कि किसी वजह से, है ना, फीस भी एक मामला हो सकता है, कई बार उनकी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, कई बार वो ग्रामीण क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, वो शहरी क्षेत्र में नहीं आ सकते हैं। जी। तो उनके लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि वो अपने घर पे बैठ कर कैसे तैयारी करें? जी। मैंने पूरे प्रिपरेशन के दौरान कहीं भी कोचिंग नहीं ली है।
लेकिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, कोचिंग हो या ना हो, आपके पास गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जिसके पास गाइडेंस नहीं है, वो कोचिंग ले सकता है। और अगर आपके पास गाइडेंस मौजूद है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी जो आपको बता सके, और वो सेलेक्टेड हो या ना हो, लेकिन प्रॉपर पाथ आपको बताए वहाँ जाने का, वो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है। जो इकोनॉमिकल वीक बैकग्राउंड से बच्चे हैं, किसी भी समाज वर्ग से, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एक पाथ फ़ॉलो करिए। कुछ टॉपर्स अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं, उनको ब्लाइंडली फ़ॉलो करने की अपेक्षा उसमें थोड़ा आप एनहांस कर सकते हैं, तो उसको एनहांस करके उसको फ़ॉलो करिए। और किसी का गाइडेंस आपको ज़रूरी है, कोचिंग की लीजिए या किसी टॉपर का लीजिए, और आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। आजकल यूट्यूब में फ्री कंटेंट बहुत सारा उपलब्ध है। कई सारे, और टेलीग्राम आप देख सकते हैं, उनके माध्यम से कई सारी और संस्थान कई फ्री में काम करा रहे हैं, कई सारी चीज़ों, तो कहीं से भी आपको जो सुविधा मिले, उसको आप लेने की कोशिश करें और लगे रहें। और सबसे ज़रूरी बात है, आपको पेशेंस रखना है, और सब्स्टिट्यूट हार्ड वर्क का कुछ भी नहीं होता है सर, ये बहुत ज़रूरी है। आपको लगातार लगे रहना है। और मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैं हमेशा अपने साथ के दोस्तों को भी कहता हूँ, कि आप पीएससी, यूपीएससी एक ही चीज़ पकड़ के मत चलिए, साथ-साथ उसके आस-पास के जो एग्ज़ाम है, उनको भी लेकर चलिए। आप मेंटली फ्री रहेंगे और जल्दी सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों, पीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम बन गया है जहाँ पर चीज़ें बहुत डाइसी हैं और वो आपके जीवन के बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित करता है। इसलिए अमित जी की जो सलाह है उसको मानिए और अपने लिए कोई एक विकल्प, जिससे आपका एक आर्थिक स्रोत, एक आजीविका आपकी सुनिश्चित हो सके, और उसके साथ आप एक निरंतरता के साथ में और सुकून के साथ में अपनी तैयारी करिए, ठीक है? शिद्दत के साथ में, जिसमें भटकाव बहुत कम होगा। चलिए, आज की बातचीत जो है उसके सामाजिक पहलू को ध्यान में रखते हुए मैं विक्रम सर को इनवाइट कर रहा हूँ। वो अब इस पर चर्चा करेंगे। मेरा जो सेगमेंट था मुख्य परीक्षा का, वो मैंने चर्चा कर ली है और आगे के लिए हम लोग इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। एस्पिरेंट्स, वैसे सरस सर और जो अमित जी की चर्चा हुई है, तो आप देखेंगे उसमें लगभग लगभग सभी आयाम कवर कर लिए गए हैं। और एक जो मेरे साइड से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मुझे समझ में आता है, जो सामाजिक भी है और आर्थिक भी है, कि जब आप एक लंबे दौर की तैयारी करते हैं, पीएससी हो या कोई भी हो, प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो जब कंपटीशन ज़्यादा है तो कुछ समय लग ही जाता है। कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं कि 1% लोग से भी कम होंगे जो बहुत जल्दी इसमें सफलता पा लेते हैं। अमित जी हालांकि इसमें शामिल रहे, क्योंकि उनकी बहुत प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है। तो मैं इस पे थोड़ा एक विशेष क्वेश्चन ये है कि आर्थिक पक्ष के बारे में वो बताएं कि भाई अगर आप तैयारी करते हैं तो ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके। इसको ज़रूर आप बताएँ, क्योंकि ये मेरी ख़्याल से मैक्सिमम लोगों की यही सबसे बड़ी समस्या है प्रेज़ेंट टाइम पे। इस पे आप कुछ सलाह दीजिए स्टूडेंट्स को, कि चूँकि अगर मन ही शांत नहीं होगा, अगर आप परेशान ही चल रहे हैं, तो एग्ज़ाम में कहाँ से फोकस कर बिल्कुल सर। पाएँगे? सर, जैसे कि कई सारे बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आम तौर पे मिडिल और लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं। हमने भी 2017 तक जब हम कॉलेज में थे, तैयारी कर रहे थे, तो हम भी एक ही रूम में रहते थे, और खुद से खाना बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मैंने वो चीज़ें देखी हैं। उसके बाद आपको एक पैसे, आर्थिक स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, जो कहीं से आपको रेगुलर इनकम देता रहे हर मंथ। आप अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें, साथ ही साथ आप एग्ज़ाम के फॉर्म भर सकें, स्टडी मटेरियल ले सकें, कोचिंग अफ़ोर्ड कर सकें, बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही अभी मैं बच्चों को देखता हूँ, पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, सब इसी बैकग्राउंड के हैं, मैक्सिमम। तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स साथ-साथ देखते चलें, जो कि आपको एक तो वन डे एग्ज़ाम व्यापम बहुत अच्छे कराता है। आप एक दिन गए, पेपर दिए, उसके बाद सेलेक्ट होकर के जॉब करने लग गए। ऐसा आपको इंडिया में कोई और एग्ज़ाम नहीं मिलेगा। प्री कराएगा, मेंस कराएगा, टियर 1, टियर 2, तो वो ऐसे व्यापम जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करिए किसी भी तरह से। उसके अलावा कई सारे और टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं, आप स्किल्स को डेवलप करिए। साथ ही साथ स्किल डेवलप करेंगे आप, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अन्य योजनाएँ कई सारी चल रही हैं। आप आईटीआई जैसे कोर्स अगर साथ में कर लें, आप पॉलिटेक्निक वगैरह कर सकते हैं अगर, तो वो कर लें, तो आपकी जॉब लग सकती है टेक्नीशियन वगैरह में, या फिर एक अच्छी जगह पे इंजीनियर बन सकते हैं। तो साथ में आप अगर तैयारी करेंगे, मैंने अपने टाइम पे यही पाया कि सबसे पहले मेरे को जॉब की ज़रूरत थी, तो मैंने किसी भी तरह से एक जॉब पकड़ ली और उसके बाद साथ-साथ तैयारी करता रहा। मेरा भाग्य अच्छा था, या फिर मेहनत बोलिए, दोनों चीज़ें मिक्स हुई, पहले अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया। लेट रिज़ल्ट आया, लेकिन मैं अभी तक सस्टेन नहीं कर पाता इतना लेट रिज़ल्ट। तो हर बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो अपने साथ-साथ इकोनॉमिकल कुछ भी चीज़ें देखें। अगर वो पढ़ाने में अच्छे हैं, तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइए। आप उसमें स्टडी करवाइए, तो आप साथ-साथ पढ़ते हुए रह जाएँगे। कुछ भी आप काम करिए जो स्टडी से रिलेटेड हो, उसके बाद आप टाइम निकालिए, क्योंकि इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपको प्रेशर में नहीं आने देगा। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, घर के भी आप हेल्प कर सकते हैं। आप बर्डन नहीं बनेंगे घर का, आप एक रिसोर्स बन के उभरेंगे।
हाँ, तो ये पॉइंट तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ शरद सर ने हालांकि वो लास्ट में क्वेश्चन पूछा, तो मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा बदल के पूछूंगा, क्योंकि मेरे मन में भी वो क्वेश्चन बहुत टाइम से चल रहा था कि जैसे कोचिंग की, देखिए आपके पास जैसे एक मेंटर थे, आपके भाई थे, जी जैसा मेरा डिस्कशन हुआ था, जी तो आपको जरूरत नहीं पड़ी ज्यादा कोचिंग की, बस थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग आपने की होगी जी तो वो उससे हो गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसिलिटी 1% लोगों के पास भी है, सर 99% के पास नहीं है। जी तो आप ये सजेस्ट कर रही है कि जैसे अब हम लोगों के जैसे प्रोग्राम चलते हैं, बहुत किफायती चल रहे हैं, आपके जी सामने ही है, तो मेरे ख्याल से हमारे जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स होंगे जो किफायती शिक्षा, कई चीजें निःशुल्क भी चल रही हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, आपने बताया भी था कि आपके कई दोस्त हैं जो आपने हमसे जोड़े उस टाइम पे, जी क्योंकि आपसे जुड़ाव मेरा करीब 6 साल से 5 से 6 साल पुराना रहा है। जी सर और ये हमारी खुशकिस्मती है कि अमित जी इतने सालों से हमसे जुड़े रहे, और बीच में काफी बार चर्चा भी हुई, लेकिन वही था कि समय इतना लंबा निकल गया कि जी चर्चा ही नहीं हुई। तो आप बच्चों को ये सजेस्ट करिए कि आप व्यक्तिगत किसी के अप्रोच को ना फॉलो करें, आप व्यक्तिगत अपना खुद का सब कुछ बनाएं। और अगर आपको जरूरत लगती है, हम्म मान लीजिए आपको आंसर राइटिंग की ही जरूरत है, आपको मान लीजिए टेस्ट सीरीज की ही जरूरत है, या आपको मान लो क्लासेस ही समझ, आपको बुक्स ही नहीं समझ में आ रही, अब सीधी सी बात है, आपको कोई हिस्ट्री पढ़ने बोल दे, हम्म उसका तो कोई था ही नहीं है, हम्म अगर कोई एक्यूरेट आपको ना बताए क्या पढ़ना है, हम्म तो आप इस पे कुछ एक ऐसा कंसाइज बता दीजिए बच्चों को। क्योंकि ए वाला पॉइंट जो है ना, मैक्सिमम सेशंस में होता है कि ये पॉइंट दब के रह जाता है। जी हर कोई बोल देता सेल्फ स्टडी कर लो, अब हम्म क्या सेल्फ स्टडी कर लीजिए हम्म भाई, सिलेबस देख के तो कोई सेल्फ स्टडी होती नहीं जब बिल्कुल तक उसका पूरा पॉइंट। इसमें कोई एक बहुत कंक्रीट आप कुछ बताएं बच्चों को इस मामले जी सर जैसे कि हम स्कूल में थे में। और हम देखते हैं कि कोई अगर हमसे कहता था सेल्फ स्टडी कर लो, तो जब तक डंडे नहीं पड़ते थे अपने से कोई नहीं पढ़ता था। तो वही हाल आज भी है, कितना भी मुसीबत है कोई ना कोई पीछे से लगा होना चाहिए। होना चाहिए टीचर आपकी मेरे जीवन साथ मेरी खुशकिस्मती है, भैया थे, भैया ने गाइडेंस किया और उससे मेरे को पाथ पता चल गया कि मुझे यहाँ वहाँ नहीं भटकना है, इसको फॉलो करना है, क्योंकि मैंने उनको देखा था वो पाथ फॉलो करते हुए सिलेक्ट हो गए। सेलेक्ट हो गए। अब ये आपके आसपास हो, सर ने जैसा बताया बहुत कम होते हैं, सर तो इतने सारे स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं, तो समय नहीं होता, सबसे बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए आप मेंटर किसी को ढूंढ भी लो, जी तो अगर 1000 घंटे की स्टडी है तो 1000 घंटे कोई आपको नहीं दे सकता, जी जी उसके लिए जी कोई डेडिकेटेड पर्सन चाहिए चाहिए। जी तो आप थोड़ा बताइए। हाँ, तो मेरा यही कहना है कि आप किसी न किसी कोचिंग से या जो कि किफ़ायती हो, मैं नहीं कह रहा, आप जितना एफर्ट कर सकते बजट हो, है सीधी सी बजट वाला ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। मैंने अभी सर का परसों देखा था, परसों या 3-4 दिन पहले देखा सर, हाँ, तो मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन मैंने फिर बाद में डिटेल में देखा, तो उसमें 1200 रुपए में सर कोर्स करा रहे हैं पूरा का पूरा। मैं तो आश्चर्य हो रहा था कि इतने में तो प्री की टेस्ट सीरीज भी नहीं होती। तो ना इतना किफ़ायती प्रोग्राम है, इस तरह के कई सारे प्रोग्राम और भी लॉन्च होते रहते हैं, सर का हो गया एनजीओ, और भी कई सारे आपको होंगे। अगर आइडिया होंगे, तो मतलब आप किसी से भी जुड़ सकते हैं। और मैं तो सर के साथ जुड़ा था 2017 से, हम साथ में, अब देख रहा हूँ कि सर का रीच भी बड़ा हो गया है, लोग पसंद करते हैं, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने टेस्ट सेंटर बनाए हुए थे 35 डिस्ट्रिक्ट के आसपास सर, तो बढ़िया है। पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके। आमतौर पे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको टॉपर से मिलने के भी कई सारे चांसेस होते हैं। और आप किसी की भी स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, सब अपने तरफ अपनी तरह से ही सेलेक्ट होते हैं। मैंने कुछ अलग किया था, मेरा डिफरेंट था, वो आपके लिए सूट नहीं कर सकता है कभी, आप अपने हिसाब से देखिए। मैंने जो कुछ चीज़ें बताई, कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, वो सभी के लिए फॉलो होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, हर एक आदमी इनपुट उसमें डिफरेंट डालता है, यूनिक डालता है, तो उसकी ज़रूरत होती है। आपको अपना स्ट्रेटजी खुद बना करके चलना चाहिए, गाइडेंस इज मस्ट, उसको आप मिस नहीं कर सकते। और देखिए बाकी हम लोगों के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है हम लोगों के, उसमें ऑलरेडी हम लोग मैथ्स की टेस्ट सीरीज के लगातार पेपर डाल रहे हैं। पिछले 3 साल में मुझे लगता है कि 200-250 पेपर, बेस्ट मॉडल आंसर। तो आप चाहो तो ग्रुप बना लो आपस में 4 लोगों के, और अगर आपकी ग्रुप नहीं है, बार बार इस पूरे सेशन का मतलब ये नहीं है कि केवल हम किसी एक कुछ विशेष बात को प्रमोट करेंगे। सबकी कंडीशन अलग है, सबके हालात अलग हैं, इसलिए सभी को एक दायरे में नहीं हम बता सकते कि आप ये कर लीजिए। आपको अपना स्वमूल्यांकन करना है कि आप क्या बेहतर। अगर मान लीजिए 4 लोग हैं जो 4 साल तैयारी कर चुके हैं, उनके लिए हमारे पेपर से आप 4 लोगों ग्रुप बनाइए, उसकी कॉपी चेक कर लीजिए। अमित जी जैसे अगर आपके पास कोई सॉलिड मेंटर है जो आपको समय दे सके या आपको नोट्स के बारे में बता सके, तो वो तो क्या सबसे अच्छा है, उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। लेकिन मैंने बोला ना, बहुत रेयर कंडीशंस बनेंगी कि कोई आपको व्यक्तिगत बहुत टाइम तक, चूंकि ब्रदर ही है बड़े, उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया उनको। और बाकी उसके अलावा अब आगे इस पे एक आध क्वेश्चन और थोड़ा हट के ले लेते हैं। 2 पक्ष तो हो गए हैं, और तीसरा है कि अमित जी चूंकि उनके फादर की सर्विस रही है तो अलग अलग शहरों में रहे हैं,
तो मैं साथ उनको मतलब जानना चाहूंगा कि शिक्षा से रिलेटेड कोई आपका सुझाव ऐसा हो कि जो कंपटीशन एग्जाम्स आप देखोगे छोटे छोटे शहरों में बहुत फैसिलिटी नहीं रहती है, तो उन बच्चों के लिए कोई सुझाव हो। हालांकि हम लोग उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप देखोगे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चे ही हमें फॉलो करते हैं, लेकिन तब भी हर कोई हमारे दायरे में नहीं है। जी। तो ऐसा कोई कॉमन मैसेज आप दे सके कि जो छोटे शहरों के बच्चे हैं वो कंपटीशन एग्जाम्स में किस टाइप से अपने आप को इम्प्रूव करें, कोई एक ऐसा आपके मन में ऐसा कोई विचार आ रहा है? इसमें सर अपने प्रयास बताने हैं। हाँ, कर जी। सकते हैं आप। अच्छा, जैसे कि हम छोटे शहरों में देखते हैं, आमतौर पे पढ़ाई का उतना माहौल नहीं होता। सब चुंबक की तरह खींचे चले जाते हैं भोपाल, इंदौर, दिल्ली की ओर। तो यहाँ के बच्चों में एक तो प्रॉपर्ली जानकारी होना ज़रूरी है, जागरूकता की भई एग्ज़ाम्स होते क्या हैं, उसके बाद कौन-सी पोस्ट मिलती है। ये सब चीज़ों के बारे में कुछ एनजीओज़ के माध्यम से या जो वहाँ पे सेलेक्टेड ऑफ़िसर्स हैं या कॉलेज स्टूडेंट जो कि सेलेक्ट हो चुके हैं, वो अपने-अपने क्षेत्र में जाएँ और वो जिस स्कूल से उन्होंने स्टडी की है, आस-पास के कई सारे सर्कल हैं, उनके उनमें जाकर के प्रसारित करें कि हाँ, ये आप इस पाथ को फ़ॉलो करके आप इस तरह सेलेक्ट हो सकते हैं, एक प्रॉपर जॉब पा सकते हैं और लोगों को समाज का भी मंतव्य परिवर्तित कर सकते हैं इस तरह से। तो एक तो ये हो सकता है कि आप जाकर के जागरूकता फैलाएँ। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं कॉलेज के, वो अपने से छोटे जो बच्चे हैं स्कूल्स के, उनको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको नॉलेज ज़्यादा है ऑफ कोर्स। जो सेलेक्ट हो चुके हैं नौकरी में, वो कॉलेज वालों को मेंटर कर सकते हैं, इस तरह के हैं। तीसरा होता है सबसे इम्पोर्टेंट सर, गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएँ चलती हैं, जब हम पीएससी की तैयारी करते हैं तब हमको पता चलता है ये सब सबसे योजनाएँ हैं। इम्पोर्टेंट और वो पता ही नहीं चलता, ग्राउंड लेवल पे ही बनी है लोगों के लिए, वो किसी भी ग्राउंड लेवल पे व्यक्ति को पता नहीं। तो जो व्यक्ति जानता है, मान लीजिए हम पीएससी में सेलेक्ट हो चुके हैं, ऑफिसर बने या फिर कर्मचारी बने, हमको किसी तरह से नॉलेज मिलता है उससे, तो हमको प्रसारित करना है आम पब्लिक के बीच में। ये चीज़ें, तीनों चीज़ों को करेंगे और भी कुछ ये ऐड करके हम ग्रोथ करा सकते हैं एजुकेशन फील्ड में। मतलब ये देखिए, जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं, देखिए हम लोग तो कर ही रहे हैं प्रयास, लेकिन हम लोगों का भी एक दायरा है, बहुत सीमित है, क्योंकि इतने संसाधन नहीं होते हैं कि आप पूरे एमपी लेवल पे जा सकें। हालांकि कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को फायदा, लेकिन ये तो अमित जी ने बोला है, क्योंकि आप लोग जब चयनित होकर जा रहे हो छोटे छोटे शहरों में, तो आप लोगों का भी एक है कि आप उन बच्चों को उन चीजों के बारे में बताएं, क्योंकि आप लोक सेवा की भूमिका में आ रहे हैं। तो ये सभी का कर्तव्य है, क्योंकि अब उनके साथ समस्या ये है कि छोटे शहरों में नहीं है उसका नॉलेज, इसलिए वहाँ उनके बीच में या तो वो बड़े शहर भागते हैं, बड़े शहर भागने के बाद बहुत सारी चुनौतियां और बढ़ जाती हैं, जो मुझे लगता जी। है। हालांकि अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे आ गए हैं, तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हुई है कि लोग अब उस चीज को कर पा रहे हैं, इंटरनेट की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉर्ट आउट हुई है। हुँ। तो चलिए, ये पॉइंट तो खैर बहुत बड़ा है, इस पे तो चर्चा के लिए एक अलग टाइप का हम लोग पूरा मंच करेंगे। तो बस अमित जी से जो लास्ट पॉइंट लूंगा कि हम लोग जो किफायती शिक्षा प्रोग्राम या एनजीओ का प्रोग्राम चल रहे हैं, उसके लिए कुछ विचार हो या कुछ शुभकामना संदेश तो जरूर दीजिए, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है और हमें मोटिवेशन मिलता है हमारी पूरी टीम को, क्योंकि मैं अकेला नहीं हूँ, एमपी लेवल पे हमारे और भी सेंटर्स पे लोग काम करते हैं। तो क्योंकि आप करेंगे सुझाव, एग्जैक्टली सुझाव भी हम बिल्कुल उस पर करेंगे, जो भी आपके मन में आ रहा हो, नवाचार जो भी कुछ हो। जी। जैसे कि मैं सर से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, सर के कार्यक्रम देख रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ कराते हैं, मीन्स के आजकल तो लेक्चर्स भी आने लगे हैं। ये कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं। मैंने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जब कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, इन कोचिंग्स की फीस 60-70 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार होती थी। मतलब कोई आम बच्चा सोच नहीं सकता है कि वहाँ पे हम एडमिशन लें। अचानक से ऐसी चीज़ आती है बीच में हमारे, अरे ₹10 के पेपर मिल रहे हैं, ₹1200 में पूरा प्रीवियस इंटर हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही क्रांतिकारी प्रतीत होती हैं। और मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि सर, जो आपका रीच है, इसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का और ज़्यादा अगर उपयोग करते हैं। आपके और आपके कलीग्स जो भी उनकी जी। जरूरत पड़ेगी, जी सर, तभी हम इस हमेशा तरह की सर जगह पे जा। माध्यमों से इंटरनेट पे ला सके, तो गाँव का, एक छोटे-छोटे गाँव का लास्ट तक का तबका उससे लाभान्वित हो सकता है। उन्हें यहाँ भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सर। शुभकामनाएँ हैं। चलिए, बहुत आज अच्छा सेशन रहा है, और जी। आज जो कि मेंस आंसर राइटिंग पे हमारा अभी तक कोई किसी भी टॉपर्स का डिस्कशन नहीं हो पाया था, आज सरस सर ने और अमित जी ने, मुझे लगता है, बहुत बारीकी से उसको किया। आप लोग जरूर देखिएगा, बीच में बहुत काम का सेशन है, और अंत में बाकी जो हम लोगों के जो जनरल प्रश्न थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अमित जी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, पूरी आरंभ टीम और VS एजुकेशन की टीम से, कि वो आज समय निकाल के भोपाल में हमारे साथ हैं। हालांकि वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पे पोस्टिंग नहीं थी, लेकिन उन्होंने समय दिया, तो इसके लिए बहुत धन्यवाद। और आगे उम्मीद करूंगा कि अगर आप कहीं भी पदस्थ होते हैं, अगर वहाँ ऐसे बच्चे मिलते हैं, तो आज चूंकि आप हमारे साथ आए, तो हम बिल्कुल अगर आप किसी को भी सजेस्ट करते हैं, अगर कोई ऐसे जरूरतमंद रहता है, जी। तो हम लोग आज एक बिल्कुल मान के चलिए बोलते हैं कि उनके लिए हम हर संभव मदद का प्रयास करेंगे। हालांकि आप भी सक्षम होंगे,
जी, योजनाओं के बारे में आप जानकारी उनको दे सकते हैं। जी, लेकिन हम लोग भी एक बैक एंड पे हैं कि बड़े टीम के साथ में हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। जी। और सरस सर, आपके साइड से कोई एक फाइनल पॉइंट अमित जी के लिए? अमित जी को फिर से एक बार शुभकामनाएं बहुत सारी भविष्य के लिए कि वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और प्रदेश स्तर पर जितने भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी के लिए आने वाले हैं आगे, हम लोग जहाँ कहीं भी पोस्टेड हैं, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, जहाँ कहीं भी अमित जी रहेंगे, प्रोग्राम से जोड़ने का प्रयास करेंगे और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अमित जी को अलविदा करता हूँ आज के लिए। वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ये श्रृंखला हमारी अनवरत जारी रहेगी, ठीक है? जो भी चयनित अधिकारी हैं वो हमारे बीच में आते रहेंगे और आपसे अपना अनुभव साझा करते रहेंगे। थैंक यू सर। सर थैंक यू। आप और विक्रम सर के साथ में बात करने का मौका मिला, सौभाग्यशाली Thank you. महसूस करता हूँ।